नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आकांक्षा अनुभूति, आपकी सोशल साइंस टीचर, एक बार फिर से जुड़ गई हूँ आपके साथ इस YouTube चैनल पे जो है DO ऑफिस गोपालगंज की तरफ से। तो बच्चों, इस चैनल पे जैसा कि आप देख रहे हो, आपके 10th और 12th बोर्ड की तैयारी हम बहुत ही अच्छे से जबरदस्त तरीके से करा रहे हैं। जबरदस्त तरीके से टीचर्स क्लास ले रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी आपकी बोर्ड की तैयारी को लेके उसको टारगेट करते हुए बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो बने रहिए इस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हो, सोशल साइंस के ऑलरेडी हमने हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स से कई सारे चैप्टर कवर कर लिए। सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस का 3 चैप्टर हमने कवर कर लिया है, क्वेश्चंस भी इसके करा दिए हैं और इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। तीसरा चैप्टर जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मुद्रा, बचत एवं साख इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा देखो, आज की स्क्रीन कितनी हरियाली भरी लग रही है ना। स्क्रीन देखो, पैसे ही पैसे, है ना, पैसा ही पैसा। तो ये जो आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, ये पैसे का ही तो सब्जेक्ट है, संसाधन का ही सब्जेक्ट है। ये इसी बात का सब्जेक्ट है कि आपका देश कैसे बढ़े, आपका राज्य कैसे बढ़े, आपका परिवार कैसे आगे बढ़े और फाइनली आप कैसे आगे बढ़े, है ना। तो ये विषय ही इसी चीज का है और विशेष रूप से आज से जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, मुद्रा, बचत एवं साख, ये आज के समय में कितना रिलेवेंट है, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे नोट गिनते हुए हाथ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आज इस क्लास को लेते हुए कि आप सभी, आपका जीवन नोट गिनने में लंबा समय व्यतीत करे, आपके कमाए हुए पैसे गिनने में, और आपके पास बहुत सारा वेल्थ हो, बहुत सारी समृद्धि हो, है ना। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं बच्चों। मुद्रा, बचत एवं साख के चैप्टर को। अध्याय 3 है हमारा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मुद्रा क्या होती है, व्हाट इज मनी। मनी क्या है, ये मुद्रा क्या होती है, ये बचत क्या है और ये साख क्या है, एक एक करके तीनों को जानेंगे। ओरिएंटेशन क्लास में इसका एक ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, क्योंकि जब मैंने इकोनॉमिक्स की ओरिएंटेशन क्लास ली थी तो जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, हर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हमें मेनली कवर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी उस चैप्टर में, उस वीडियो में, उस लेक्चर में बता दिया था। तो आइए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मानव जीवन की आवश्यकताएं असीमित हैं जबकि संसाधन सीमित है। भाई सच बात है, मैंने कौन सी निराली बात यहाँ लिख दी, कौन सी स्पेशल बात मैडम आपने बता दी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। हम जानते हैं कि हमारे जीवन की आवश्यकताएं असीमित हैं, है ना। हम हमारे जीवन में चाहे हम जन्म लेते हैं तब से लेकर के जब हमारी अंतिम यात्रा होती है, मृत्यु होती है, हमारा अंतिम संस्कार होता है, तब तक हमें लगातार चीजों की जरूरतें पड़ती रहती हैं और ये असीमित है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन हमारे आसपास, हमारी धरती पर जो संसाधन उपलब्ध है वो निश्चित रूप से सीमित है ना। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान करता है। जब हमें जिन चीजों की जरूरत होती है, सपोज अगर मुझे लिखने के लिए कॉपी और कलम की जरूरत है तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या कॉपी और कलम बना लूंगी? नहीं, मैं मार्केट जाऊंगी और शॉप से जाकर के, स्टेशनरी की शॉप से मैं कॉपी और पेन परचेज करके लाऊंगी। क्या करके? परचेज करके, खरीद के, है ना। यानी कि हमें, मनुष्य को जिन चीजों की आवश्यकता होती है उन्हें हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, आदान प्रदान करते हैं। जिन सेवाओं की जरूरत होती है, जैसे अगर हमारी तबीयत खराब है और हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, क्यों? ताकि डॉक्टर से हम ट्रीटमेंट करा सके, डॉक्टर से हम इलाज करा सके, है ना। हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हमने बस पकड़ी, हमने ट्रेन पकड़ी, हम क्या दे रहे हैं उसको? हम उसको पैसा दे रहे हैं। हम क्यों उसको बस या ट्रेन क्यों पकड़ रहे हैं? क्योंकि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की आवश्यकता है, तो हम उसकी सर्विस ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करता है। प्रारंभ में ये जो आदान प्रदान था, अब यहां से इंपॉर्टेंट बात आ रही है। पहले शुरुआत में जो आदान प्रदान था, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसको हम आम बोलचाल में या अंग्रेजी में कहो तो बार्टर सिस्टम भी कहते हैं।
आदान प्रदान का जो ये सिस्टम था, ये वस्तु विनिमय प्रणाली थी। कैसे थी? मैं आपको एक छोटी सी काल्पनिक स्टोरी टाइप सुनाती हूँ, छोटा सा चित्र आपके मन में खींचने की कोशिश करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य का जीवन जब से शुरू हुआ है, जब से पृथ्वी पर मानव जीवन आया है, उसे आवश्यकता चीजों की पड़ती रही है, राइट? सही है। अब ये जो जरूरत पड़ती रही है लोगों को, इस जरूरत को पूरा करने के लिए वो प्रयास करता रहा है। जब मनुष्य का जीवन सामाजिक रूप से शुरू हुआ, एक सेटल लाइफ, कृषि करने के बाद, खेती शुरू करने के बाद, तो मनुष्य कहाँ बसना शुरू हुआ? मनुष्य नदियों के किनारे उसने अपना सेटलमेंट लगाया, है ना? क्यों? क्योंकि नदी के माध्यम से उसकी सिंचाई की, पानी की दूसरी जरूरतें और साथ ही साथ परिवहन की जरूरत भी पूरी होती थी। ऐसे में आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जब नदियों के किनारे बसने लगे तो एक समाज विकसित होने लगा, एक गांव जैसा बन गया, एक सोसाइटी बनने लगी। मनुष्य को लोगों के बीच में, अपने जैसे दूसरे प्राणियों के बीच में रहना, उनके साथ संबंध निभाना, उनके साथ चीजों को शेयर करना, हंसना, बोलना, बात करना, ये सब डेवलप होना शुरू हुआ, है ना? तो जब ये टाइम शुरू हुआ था, उस समय कुछ लोग जो खेती करते थे, अनाज उगाते थे, कुछ ऐसे लोग हुए जो बर्तन बनाते थे, कुछ ऐसे लोग हुए जो टोकरियां बनाते थे, है ना? तो जिसके पास अनाज उगाया, उसने अनाज किसी दूसरे को दिया, कुम्हार को दिया, और कुम्हार जिसने मिट्टी का बर्तन बनाया, उसने अनाज वाले को यानी किसान को मिट्टी का बर्तन दिया। यानी कि दोनों की आवश्यकताएं पूरी हुई। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। ये वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान आरंभ में होता था, लेकिन इसकी अनेक कठिनाइयां भी थी, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, जिसके कारण आप देखोगे कि मुद्रा का जन्म हुआ, मुद्रा के कॉन्सेप्ट का आना शुरू हुआ, है ना? है ना? अब यहाँ आप देखोगे कि यहाँ फिर मुद्रा, बचत और साख अभी आधुनिक अर्थव्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण आधार स्तंभ ये बन चुके हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। वस्तु विनिमय प्रणाली को ही हम ज्यादा अच्छे से सबसे पहले समझेंगे, बार्टर सिस्टम को। जब एक वस्तु के बदले, है ना, जब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है सीधे, जब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का सीधे आदान प्रदान किया जाता है, तो इस प्रणाली को, इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को वस्तु विनिमय प्रणाली या आप कह सकते हो कि बार्टर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? जब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का सीधे आदान प्रदान किया जाता है तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। मैंने इसको 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट इसलिए किया क्योंकि ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ये प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आता है, और कभी कभी ये दीर्घ उत्तरीय के एक भाग के रूप में भी आता है। तो इसलिए मैंने बार बार कहा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी जान पहचान इस टर्म से, वस्तु विनिमय प्रणाली से, बार्टर सिस्टम से बहुत अच्छे से हो जाए, है ना? तो जब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का सीधे आदान प्रदान किया जाता है तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। उदाहरण क्या है? किसान ने 20 किलो गेहूं देकर 10 किलो चावल ले लिया। एक किसान ने दूसरे किसान को क्या दिया? 20 किलो गेहूं, और दूसरे किसान से क्या लिया? 10 किलो चावल। तो ये क्या हुआ? गेहूं के बदले चावल, 20 किलो गेहूं दिया, 10 किलो चावल ले लिया। ये हुआ सीधे आदान प्रदान वस्तुओं का, जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। अभी यहां पर आप इस तस्वीर में देखो, है ना, ये जो सिस्टम आप देख रहे हो, ये क्या है? पैसा, करेंसी। और ये क्या है? फिश। यहां पर आप देख रहे हो कि पैसा दे करके आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। प्राचीन काल की प्रणाली में ये नहीं होता था, मुद्रा का उपयोग नहीं होता था, वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था, जो कि बार्टर सिस्टम कहा जाता है। आज के समय में भी आप कई गांव वगैरह में देख सकते हैं, हमारे बचपन में तो हुआ करता था, हमने देखा है कि आइसक्रीम वाला आया तो बच्चे अपने घर से अनाज लेके जाते थे, उसको अनाज देकर के उसके बदले में आइसक्रीम लेते थे, है ना? तो यानी कि हमने एक वस्तु दी और उसके बदले में दूसरी वस्तु हमें मिल गई। इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। ये प्राचीन काल की परंपरा थी। उस समय मुद्रा का उपयोग नहीं होता था। अच्छा, मुद्रा का उपयोग क्यों नहीं होता था? क्योंकि मुद्रा थी ही नहीं।
मुद्रा का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, उसकी आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई थी। आपने एक बात हमेशा पढ़ी होगी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे हम चीजों को बना लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, है ना। कई बार जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो सपोज मैं फेयर कॉपी बना रही हूं, मुझे ब्लैक पेन की जरूरत है। आज तक मैंने ब्लैक पेन से कभी नहीं लिखा, लेकिन जब ब्लैक पेन की जरूरत है तो मैं सोचूंगी एक बार देखूं कहीं घर में पड़ी हो, पहले ढूंढ लूं, नहीं मिलेगी तो खरीद के लाऊंगी, और मुझे मिल गई ब्लैक कलम, मुझे मिल गई कलम, पेन मुझे मिल गया। यानी कहने का मतलब कि चीजें हमारे आसपास भी होती हैं, लेकिन हमारा ध्यान कई बार उन पे तब जाता है जब हमें वास्तव में उसकी जरूरत पड़ती है ना। इसी तरीके से आविष्कार भी लोग तब करते हैं जब उन्हें आवश्यकता महसूस होती है कि हमें ये चीज होना चाहिए, तो चलो देखते हैं कैसे बन जाता है ना। तो यहाँ भी यही बताया जा रहा है कि मुद्रा का उपयोग नहीं होता था क्योंकि मुद्रा थी ही नहीं, इसकी जरूरत को लोगों ने महसूस ही नहीं किया था। तो अब चलिए देखते हैं कि जब जरूरत नहीं थी, महसूस नहीं किया था, और बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में बड़े आराम से काम चल रहा था, गेहूं देके चावल ले लो, तो बहुत आसान था। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आई? तो दिक्कत कैसे आई, तो इसकी कमियां कुछ हम देखते हैं। इसकी कमियों को बताने के पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक किसान जो कि अपने गांव से 10 किलो गेहूं लेके आया, ठीक है, 10 किलो गेहूं का बोरा लेकर के आया, और उसको क्या खरीदना है, वो गांव से आया है, उसे क्या खरीदना है बाजार में, उसे जूते खरीदने हैं। क्या चाहिए? जूते चाहिए। अब वो, और याद रखिए यहाँ पे मुद्रा जैसी कोई चीज नहीं है, कोई पैसा, पैसे की बात यहाँ पे नहीं है, पैसा है ही नहीं उस समय। उसे चावल गेहूं दे करके और जूता खरीदना है। अब उसका काम क्या होगा कि उस गेहूं के बोरे को लेकर के वो पूरे बाजार में, पूरे जहां वो गया है वहां घूमे, और क्या ढूंढे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको गेहूं की जरूरत है और जूता बेचना है, यानी इसको गेहूं खरीदना है और जूता बेचना है, ताकि मैं उसको गेहूं बेच दूं, उसके बदले उससे जूता खरीद लूं। बहुत संभव है कि ऐसा कोई व्यक्ति 2, 4, 5 जगह देखने के बाद से उसे मिल जाए, लेकिन यह भी संभव है कि उसे ऐसा कोई व्यक्ति न मिले, है ना। तो ये दोनों ही बातें हमें यहाँ पर दिखती हैं बार्टर सिस्टम में। अब इस स्टोरी को आप समझ गए। अब चलो बार्टर सिस्टम की यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कुछ कमियों को देखते हैं कि इसमें क्या कमियां थी, क्या दिक्कतें थी। और दिक्कत ना आती तो मुद्रा नहीं बनती, मुद्रा नहीं बनती तो हम आज भी एक सामान लेके, एक चौक लेके डस्टर, और डस्टर लेकर के किताब, और किताब लेके कॉपी खरीदने के लिए घूम रहे होते। चलिए, सबसे पहला दोहरी इच्छा का संयोग, जो सबसे बड़ा डिमेरिट है, सबसे बड़ी कमी है वस्तु विनिमय प्रणाली की, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, दोहरी इच्छा का संयोग। लेन देन तभी संभव है जब दोनों व्यक्तियों की इच्छाएं एक दूसरे से, दोनों व्यक्तियों की आवश्यकताएं एक दूसरे से मेल खाती हो। क्या अर्थ है इसका? मैंने अभी आपको उदाहरण दिया जूते और गेहूं का। जब दोनों व्यक्ति, जूता जिसके पास है उसको गेहूं चाहिए, और गेहूं जिसके पास है उसको जूता चाहिए, तभी वहां पे आदान प्रदान संभव है, अन्यथा आदान प्रदान संभव नहीं है। और ये कोइंसिडेंस, ये संयोग, वो भी दोहरा संयोग कि दोनों को ही एक दूसरे की चीजें चाहिए, ये बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। ये सबसे बड़ी कमी है वस्तु विनिमय प्रणाली की। उदाहरण के लिए, यदि राम के पास गेहूं है और उसे दूध चाहिए, लेकिन दूध वाले को गेहूं नहीं चाहिए, तो विनिमय कैसे होगा भाई? फिर आदान प्रदान कैसे होगा, है ना। राम के पास गेहूं है और उसको दूध चाहिए, चलो ठीक है, यहां तक तो बातें समझ में आ गई। लेकिन जो दूध वाला है उसको गेहूं नहीं चाहिए, तो क्या वस्तु विनिमय हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहां पर ये बड़ी कमी हमें दिखाई देती है। अगले पॉइंट को देखते हैं, मूल्य निर्धारण की कठिनाई। किस वस्तु के बदले कितनी दूसरी वस्तु दी जाए, यह तय करना कठिन था। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि राम के पास गेहूं है और उसको दूध चाहिए, और दूध वाले को भी गेहूं ही चाहिए, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। लेकिन राम के पास 50 किलो गेहूं है और दूध वाले के पास 1 लीटर दूध है, तो क्या दोनों का कोई कंपैरिजन है?
क्या 50 किलो गेहूं केवल 1 लीटर दूध डिजर्व करता है? और क्या 1 लीटर दूध वाला 50 किलो गेहूं ले सकता है? क्या संभव है? दोनों का कोई कंपैरिजन है? नहीं है। यानी कि इसमें मूल्य निर्धारण की कठिनाई भी होती है, क्योंकि मूल्य ही किसमें, मूल्य के लिए कोई सापेक्षता तो होनी चाहिए। सापेक्षता का मतलब कि ये कलम है, इस कलम का मूल्य है 10 रुपए, रुपए हैं तभी तो। अब इस कलम का मूल्य में 1 किलो गेहूं, 2 किलो गेहूं, 5 किलो चावल तो नहीं लगा सकती ना, है ना। एक मानक मूल्य है 10 रुपए या 15 रुपए इस कलम का मूल्य, है ना, यानी रुपए में होगा। गेहूं में, चावल में, दूध में इसका मूल्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मूल्य हमेशा रुपए में होगा। तो रुपए कब है? जब रुपए है। लेकिन वस्तु विनिमय के समय रुपए तो था ही नहीं, मुद्रा तो थी ही नहीं, करेंसी तो थी ही नहीं, है ना। इसलिए मूल्य निर्धारण में बहुत ही कठिनाई होती थी। वस्तुओं का विभाजन कठिन। अब मान लो किसी व्यक्ति के पास पालतू पशु है, ठीक है, किसी के पास कोई पालतू पशु है, कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है, या कोई भी ऐसा पालतू पशु है, और उसको केवल थोड़ी मात्रा में चावल चाहिए। अब किसी के पास सपोज एक बकरी है, या मान लीजिए किसी के पास एक बिल्ली है, अब उसको थोड़ा सा चावल चाहिए, आधा किलो चावल चाहिए, 1 किलो चावल चाहिए। तो क्या वो पूरी की पूरी बकरी या पूरे के पूरे कुत्ते को या पूरी की पूरी बिल्ली को पूरा तो दे करके चावल लेगा? तो फिर वो नुकसान में जाएगा, क्योंकि पशु तो ज्यादा महत्वपूर्ण है और चावल की मात्रा बहुत कम है। ऐसे में वो क्या करे? पशु को आधा आधा विभाजित तो कर नहीं सकता कि थोड़ा सा पशु आप ले लो, मुझे चावल दे दो, ये तो हो नहीं सकता। तो इस तरीके से आप देखोगे कि वस्तुओं का विभाजन इसमें बहुत कठिन है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल और एक है, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि एक किसान जो 10 किलो गेहूं लेके आया है, उसको जूते चाहिए। तो क्या ये संभव है कि 10 किलो गेहूं में से 5 किलो वो दे और उसके बदला में एक जूता ले ले, या 10 किलो दे करके जूते में से, दोनों जूते की जोड़ी में से एक जूता ले ले और एक छोड़ दे? भाई दोनों तो साथ में चाहिए ना। तो इसमें विभाजन भी बहुत मुश्किल है, वस्तु का विभाजन बहुत ही कठिन होता था। किसमें? वस्तु विनिमय प्रणाली में। नेक्स्ट है, मूल्य संचय नहीं हो सकता। अब अनाज है, फल है, दूध है, ये वस्तुएं ऐसी है जो खराब हो जाती है, कुछ समय में खराब हो जाएंगी। अनाज हम 6 महीना नहीं रख सकते, अनाज हम 1 साल नहीं रख सकते, दूध हम 10 दिन नहीं रख सकते, है ना। फल सब्जियां हम 10, 15, 20 दिन नहीं रख सकते, महीना दिन नहीं रख सकते, है ना, ये खराब हो जाती हैं। इसीलिए इस रूप में अगर संपत्ति है, अनाज के रूप में, फल सब्जी के रूप में अगर संपत्ति है, दूध के रूप में संपत्ति है, तो इसको लंबे समय तक संचय करके नहीं रखा जा सकता। इसके लिए क्या होता है? इसको जल्दी से जल्दी उपयोग करके हम इसको उपभोग करके और इसको सार्थक करने का प्रयास करते हैं। तो वस्तु विनिमय में ये भी समस्या थी, क्योंकि अगर हमने वस्तु दे के वस्तु ले ली, हमने गेहूं दिया, हमने जूता दिया और गेहूं ले लिया, तो भाई जूता तो कुछ समय तक चलो चल जाएगा, होता है 6 महीना साल भर चल जाए, लेकिन गेहूं तो हम साल भर नहीं चला सकते ना। गेहूं तो हमें उसके उपयोग के हिसाब से हमें खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो 2 साल, 4 साल, 10 साल हम गेहूं नहीं रख सकते संचय करके, है ना। आगे बढ़ते हैं। भविष्य में भुगतान की कठिनाई। अगर उधार लिया गया है तो भविष्य में उसी वस्तु का मूल्य बदल सकता है। उदाहरण के लिए, हमने किसी से हमने सपोज किसी से एक पानी की बोतल उधार ले ली, है ना। ये जो पानी की बोतल है इसका मूल्य है 20 रुपए, ठीक है, 20 रुपए, ये रुपए में मूल्य है, ठीक है। लेकिन उस समय तो रुपया था नहीं, तो ऐसा समझिए कि हमने पानी की बोतल उधार ली। अब इस पानी की बोतल के बदले अगर आने वाले 2-3 साल बाद मैं कहूं कि मैं ये पानी का बोतल ही तुम्हें वापस लौटा रही हूँ, तो इसका मूल्य तब तक बढ़ गया होगा। हो सकता है कि आज इसका मूल्य 20 रुपए है, आने वाले 2-3 साल में इसका मूल्य 25 रुपए हो जाए, फिर हम इसी बोतल को देख के उस मूल्य को नहीं चुका सकते, या हो सकता है इसका मूल्य गिर जाए, कम भी हो जाए। तो भविष्य में इसका उधार चुकाने की, भुगतान की कठिनाई भी यहाँ पर बहुत ज्यादा आती है। ये सारी समस्याएं हैं वस्तु विनिमय प्रणाली की। यहीं से उत्पन्न होती है बात मुद्रा की। इसी सब चीजों से ये देखा जाता है कि मुद्रा की आवश्यकता यहाँ पे पड़ी। क्यों पड़ी, इसको भी समझिए कि जब ये देखा गया कि भाई
हम सामान लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मान लो हम लेके गए गेहूं चावल लेके गए, हमें जूता चाहिए था, जूता कहीं मिला ही नहीं तो हम फिर वापस ले आएंगे उसको, या फिर हम किसी दूसरे व्यक्ति को बेचेंगे, फिर उससे हम कुछ और ले लेंगे, फिर उस गेहूं देख करके हमने उससे कुर्सी ले ली, कुर्सी लेकर के फिर हम घूम रहे, उससे टेबल ले लिया, टेबल लेके तब घूम रहे तो हमें जूते वाला मिला जो टेबल लेके हमें जूता दे रहा है। कितनी माथापच्ची है, कितना घूमना पड़ेगा, कितना भटकाव है, कितनी भटकन है। इस वजह से ये सोचा गया कि क्यों ना एक ऐसी मानक वस्तु निकाली जाए, एक ऐसा मानक निकाला जाए जिसमें सभी वस्तुओं का मूल्य बनाया जा सके और वह प्रतीक के रूप में, वह वस्तु मूल्य के प्रतीक के रूप में हो और उसके द्वारा विनिमय आसान हो सके, वस्तुओं का आदान प्रदान आसान हो सके। यानी कि मैं गेहूं लेके आई हूँ 10 किलो, मैंने 10 किलो गेहूं दे करके 200 रुपए 300 रुपए जो भी उसका मूल्य है वो ले लिया, फिर उस 300 रुपए से जा करके जहां कहीं भी जूता बिक रहा है उसको 300 रुपए दे के हमने जूता खरीद लिया, कितना आसान हो जाएगा, है ना। तो यहीं से मुद्रा की आवश्यकता ने जन्म लिया और मुद्रा का आविष्कार हुआ। फिर मुद्रा आई और ये वह वस्तु है, अगर आपसे पूछा जाए मुद्रा क्या है, तो मुद्रा वह वस्तु है जिससे समाज में सभी लोग वस्तुओं एवं सेवाओं के भुगतान तथा ऋण चुकाने के लिए स्वीकार करते हैं। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सभी लोग वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान तथा ऋण चुकाने के लिए स्वीकार करते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है ना बच्चों। मुद्रा की बात जब आती है ना तो हम क्या देखते हैं कि शुरू से, है ना, जब से समाज शुरू हुआ, जब से मानव का जीवन शुरू हुआ, तब से हम ये देख रहे हैं कि जब मुद्रा का आविष्कार शुरू में हो गया उस समय आज जैसे नोट और सिक्कों का प्रचलन नहीं था, आज जैसे नोटों और सिक्कों का प्रचलन नहीं था। फिर यहाँ क्या था, कैसे मुद्रा का विकास हुआ, कैसे इसका इतिहास क्या है, तो इसको देखो कि जो सबसे पहले लोगों ने वस्तु मुद्रा का प्रयोग करना शुरू किया। वस्तु मुद्रा का मतलब क्या हुआ, यानी कि ऐसी वस्तु का प्रयोग होने लगा जिसकी आवश्यकता लगभग सबको होती है, यानी कोई भी वो वस्तु लेकर के विनिमय करने को तैयार हो जाए। जैसे कि सबसे पहले बात शुरू हुई कौड़ियों की। कौड़ी आपने कभी सुना होगा, फूटी कौड़ी नहीं देंगे, है ना, तुम किसी कौड़ी के नहीं हो, या फूटी कौड़ी भी इसके बदले तुमको नहीं मिलेगा। ये कौड़ी क्या था, ये कौड़ी एक ऐसी वस्तु थी जिसको लोग स्वीकार कर लेते थे वस्तु विनिमय में, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु में। नमक का उपयोग भी खूब किया गया है वस्तु विनिमय में, वस्तु मुद्रा के रूप में। क्या कहेंगे इसको, वस्तु मुद्रा। ये वस्तु मुद्रा नहीं है, ये तो सिक्के हैं। मैं बात कर रही हूं कौड़ी, नमक, है ना, या बहुमूल्य धातुएं जैसे कि सोना, चांदी, अनाज, ये सब वस्तु मुद्रा के रूप में उपयोग होने लगा बहुत बड़े लेवल पे। आप इसी में देखोगे कि प्राचीन भारत में मिट्टी के और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो प्राचीन भारत में विशेष रूप से आप ये मौर्य एम्पायर में देखोगे ये पंचमार्क सिक्के थे, है ना, जिन पे सिक्कों पे निशान बनाए जाते थे। आप देखो ध्यान से देखो, हर सिक्के पे आपको कुछ विशेष निशान बना हुआ मिलेगा। यानी कि धातुओं की मुद्रा, मिट्टी की मुद्रा भी कई बार चली है, शीशे के सिक्के भी चले हैं। तो ये इस तरह की शुरुआत की गई कब, जब मुद्रा का कॉन्सेप्ट आया। अभी थोड़ा पीछे जाते हैं क्योंकि अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं। अब देखो मुद्रा की विशेषताएं क्या है। एक तो ये सबके द्वारा स्वीकार्य होती है, सभी लोग इसको स्वीकार कर लेते हैं, है ना। पैसा लेके आप जाइए कुछ खरीदे, हर कोई आपको सामान बेच देगा, हर कोई उसको स्वीकार करेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि भाई नहीं मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, सब स्वीकार कर लेंगे, है ना। टिकाऊ है, पैसे को आप संभाल के आज रखिए और 2-4 साल रखिए तो भी वो उसका वैल्यू रहेगा, वो कभी भी समाप्त नहीं होगा, टिकाऊ होती है मुद्रा। आसानी से ले जाना और ले आना, है ना, इसको गेहूं के बोरे की तरह पीठ पे धो के नहीं ले जाना है। पैसा आपके पास है, उसको आप पर्स में रखो, बैग में रखो, झोले में रखो, पॉकेट में रखो, उसको इजीली आप एक जगह से दूसरी जगह ले आ सकते हैं। विभाजित करना आसान है ना। अगर हमारे पास 50 रुपए हैं, हमने 40 की चीज खरीदी तो 10 आपको वापस मिल जाते हैं। विभाजन आसान है। मूल्य स्थिर रहता है, इसका पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है। पैसे का मूल्य हमेशा
रहता ही रहता है। आपके पास 50 रुपए है तो उसका वैल्यू 50 रुपया ही होगा, कभी वो 5 रुपया नहीं बनेगा, है ना, वो 50 के रूप में ही रहेगा। आगे देखिए, अब हम चलते हैं कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ। देखो, मुद्रा का विकास कई चरणों में हुआ है। मैंने जैसा आपको बताया, सबसे पहले आया वस्तु मुद्रा, अनाज, पशु और नमक के रूप में, बहुमूल्य धातुओं के रूप में, कौड़ियों के रूप में वस्तु मुद्रा की शुरुआत हुई। इसके बाद आप देखोगे कि धातु मुद्रा यहाँ पे बहुत फिर चलने लगी। सोने के, चांदी के, तांबे के सिक्के आने लगे। अलग अलग सम्राटों ने, अलग अलग राजाओं ने अपने अपने हिसाब से सिक्के ढाले, सिक्कों पे अपने मार्क बनाए, अपनी निशानियां बनाई और उसके बाद से उन सिक्कों का प्रचलन किया। तभी आज जब आप किसी म्यूजियम में जाते हो, किसी संग्रहालय में जाते हो, तो आपको अलग अलग काल के सिक्के दिखाई देते हैं। आप अभी के हमारा जो अभी जो सिक्का है हमारे यहाँ, आप उठा के देखो, उस पे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आपको दिखेगा, उस पे सत्यमेव जयते, वहां पे अशोक स्तंभ आपको दिखेगा, है ना। फिर आई कागजी नोट, कागजी नोट की मुद्रा जो आज हमारे पास है, जिन्हें हम रुपया कहते हैं, ये कागजी नोट आया, है ना। फिर उसके बाद आई बैंक मुद्रा। बैंक मुद्रा क्या है? बैंक में चेक, चेक से आपने भुगतान होते हुए सुना होगा, ड्राफ्ट बनवाने की बात आपने सुनी होगी, तो फिर चेक आया। उसके बाद आई प्लास्टिक मुद्रा, जिसे कि हम डेबिट या क्रेडिट कार्ड के रूप में जानते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, और ये मैंने आपको बताया हुआ है, इसके विषय में हमने चर्चा की है पहले भी कि डेबिट कार्ड क्या होता है, एटीएम कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है। इसकी चर्चा हमने कोर बैंकिंग प्रणाली के वीडियो में की है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, वहां आपकी समझ इसके बारे में बहुत अच्छी बनेगी, है ना। और सबसे अंत में आई डिजिटल मुद्रा, क्या डिजिटल भुगतान, है ना, डिजिटल मुद्रा या डिजिटल भुगतान। ये देखो, ये जो लिखा है ना, यूपीआई, क्यूआर कोड, भीम, ये माध्यम है, ये मुद्रा नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ये मुद्रा नहीं है, ये पेमेंट का माध्यम है ना। इसके माध्यम से हम पेमेंट करते हैं, यूपीआई के माध्यम से हम पेमेंट करते हैं। वो फोन में, हमारे अकाउंट में हमारे पैसा है, लेकिन उसको पैसे को हम कैश हाथ में निकाल के, नकदी निकाल करके पेमेंट नहीं कर रहे, उसको हम ऑनलाइन पेमेंट करके और तब वस्तु विनिमय, तब हम विनिमय कर रहे हैं, खरीद बिक्री कर रहे हैं। ये आपके लिए, आप देखो यहाँ पर एक पोस्टर भी बना रखा है। आहत सिक्के सबसे पहले होते थे, जिनको हम पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। इसके बाद देखो, ब्रिटिश राज का सिक्का, आजादी के पहले। मैं आपको एक सिक्का और दिखाऊंगी इसमें। यहाँ देखिए, रुपया जो शेरशाह सूरी ने मध्यकाल में चलाया, आजाद भारत में होने के बाद से पुराना 1 रुपया, ये कैसा होता था देखो। और नई श्रृंखला जो हमारे यहाँ विमुद्रीकरण हुआ, आप जानते हो कि 2016 में हमारे यहाँ विमुद्रीकरण हुआ, 500 और 1000 रुपए के नोटों पर नोटों को विमुद्रीकरण उनका कर दिया गया और नए नोट जारी किए गए। तो उसके बाद जो नई श्रृंखला आई वो हमारे नोट है। और उसके बाद देखो डिजिटल रुपया, है ना, डिजिटल रुपया जो कि भविष्य, जो यूपीआई के द्वारा हम पेमेंट करते हैं। फिर से बता दूं, यूपीआई कोई मुद्रा नहीं है, यूपीआई कोई करेंसी नहीं है, यूपीआई पेमेंट का माध्यम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पंचमार्क सिक्के जो मैंने आपको दिखाए, ये देखो, ये जो सिक्का है ये 1616 में इस सिक्के को जारी किया गया। आप देखिए, ये 1 आना है ना, 1 आना है, ये उस समय का सिक्का है। आगे बढ़ते हैं। अब है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य। चलो, मुद्रा तो हमने समझ लिया, पैसा क्या होता है, कैसे आया, इसका कैसे विकास हुआ, कैसे इसका रूप बदला है, पहले कैसा था, फिर कैसा हुआ, अब कैसा है, ये सब हमने जाना। अब हम ये जानेंगे कि इसका प्रमुख कार्य क्या है। तो भाई, पैसे का कार्य आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, कौन नहीं जानता। आज के समय में पैसा ही सब कुछ है, पैसे के लिए ही भाग दौड़ हो रही है, क्योंकि इसी से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अच्छी शिक्षा ले सकते हैं, परिवार की अच्छी स्थितियां कर सकते हैं। देशों में भी आपने देखा है कि जब विकास की तुलना होती है तो प्रति व्यक्ति आय बहुत जरूरी होती है, और आय किस रूप में मिलती है? मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है। तो क्या क्या इसके प्रमुख कार्य हैं? देखिए, सबसे पहला तो ये विनिमय का माध्यम है, यानी कि खरीद बिक्री का मुख्य माध्यम है। दूसरा, वस्तुओं
और सेवाओं के क्रय विक्रय को ये सरल बनाती है, ये विनिमय का ही है। इसके बाद है कि मूल्य मापने का साधन, सभी वस्तुओं का मूल्य रुपए में व्यक्त किया जाता है ना, सभी वस्तुओं का मूल्य रुपए में व्यक्त किया जाता है। जैसे आप किसी दुकान पे कुछ खरीदने जाओ तो आप क्या पूछते हो कि ये जो है ये वस्तु, इसके बदले में कितने गेहूं दूं, इसके बदले में कितना अनाज दूं? नहीं, आप पूछते हो ये कितने की है। दुकानदार बताता है ये 1000 रुपए की, 1500 का, ये 2000 का है। तो ये 1000, 2000, 1500 रुपए, ये रुपया क्या है? यही तो है मुद्रा, यही तो है मुद्रा। तो सभी वस्तुओं का मूल्य भी रुपए में व्यक्त किया जाता है, यहाँ तक कि जमीन, जायदाद, घर, मकान, हर चीज। या आप डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने जाओ, वहां भी फी आपको रुपए के रूप में देनी है, मुद्रा के रूप में देनी है। आप किसी तरीके से किसी से कोई सेवा प्राप्त करो, जैसे कि आप बस में सफर करो, ट्रेन में सफर करो, टिकट कराओ, फ्लाइट का टिकट कराओ, वहां भी आपको पैसे के रूप में पेमेंट करना है। तो मुद्रा यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल्य संचय का साधन, भविष्य के लिए धन सुरक्षित रखा जा सकता है। आप जाओ बैंक में, आपने करा ली 5 लाख रुपए की एफडी, आपने करा लिया, ये 10 साल में इतने इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिलेगा। जब हम बैंक पढ़ेंगे तो इस इंटरेस्ट और बैंक के सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो 5 लाख रुपए आपने रखे, ये ऐसा नहीं है गेहूं आप जाके बैंक में रख दो, 5 साल बाद निकालो, देखो क्या स्थिति होती है उसकी। चावल रख दो बैंक में, देखो क्या स्थिति होती है। जूते रख दो अपने बैंक में, देखो 5 साल बाद तुमको आएंगे भी नहीं, आउट ऑफ फैशन भी हो जाएंगे। लेकिन पैसा तुमने बैंक में रखा है तो वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेकर के, फायदा लेके आपके भविष्य में आपका साथ देगा। तो मूल्य संचय का भी बहुत अच्छा साधन है कौन? मुद्रा। स्थगित भुगतान का आधार, अब देखो ऋण लेकर के भविष्य में आसानी से भुगतान किया जा सकता है। कई बार क्या होता है, हमें आवश्यकता होती है, आपने भी सुना होगा, तो हम बैंक में जाते हैं, हम लोन लेते हैं। बैंक में नहीं भी गए, हमने अगर अपने पड़ोसी से भी 5000 रुपए लोन लिए, हमने अपने रिश्तेदार से भी 500 रुपए लोन लिए, तो फिर वो 500 रुपए को आने वाले समय में हम भुगतान कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप बचपन में करते हो, आपके दोस्त ने आपकी टॉफी खा ली, आपका झगड़ा हो गया, आप बोलोगे टॉफी वापस दो, टॉफी दिया नहीं, मुझे वही टॉफी वापस चाहिए जो तुमने खाई, जो मेरी वाली टॉफी खाई वही वापस दो। कहां से वो वापस देगा भाई, वो तो खा चुका, वो तो समाप्त हो गई। लेकिन पैसा कभी समाप्त नहीं होता, जब जो आप भुगतान में लेते हो उसको आप वापस कर सकते। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये मुद्रा के कार्य हैं, वही बातें हैं जो मैंने आपको अभी भी बताई। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय और भविष्य के भुगतान का आधार। तो ये सब कैसे होता है? ये सब होता है मुद्रा से। तो आप समझ लीजिए मुद्रा कितना महत्वपूर्ण है हमारे दिनचर्या में, हमारे आजकल रोजमर्रा के जीवन में। अब इसके इसी महत्व की बात कर रहे थे, देखिए क्या महत्व है। ये व्यापार को सरल बनाता है। सबसे पहले मुद्रा व्यापार को सरल बनाती है, आर्थिक विकास में सहायता करती है। अच्छा, किसके आर्थिक विकास में सहायता करती है? मनुष्य के, परिवार के, राज्य के, देश के और वैश्विक विकास में भी ये सहायता करती है। कैसे? क्योंकि हमारे जीवन स्तर को बढ़ाती है, संसाधनों पर हमारा उसको हम उपयोग सही तरीके से कर सकें, इसकी संभावना बढ़ाती है ना। बचत को बढ़ावा देती है। पैसा हमारे पास है तो हम सोचते हैं थोड़ा बचा लें तो भविष्य के लिए और अच्छा होगा, जितना ज्यादा हम बचा के रखेंगे उतना अच्छा भविष्य होगा। निवेश को प्रोत्साहित करती है। जब हमारे पास पैसा आवश्यकता से कुछ अधिक हो जाता है तो हम सोचते हैं कि अपने पर्स में या बैग में या लॉकर में उसको रख करके, और ऐसे ही रखने से अच्छा है कि अगर हम उसे कहीं इन्वेस्ट कर दें तो वो 10 रुपए यानी कि 2-4% ज्यादा लेके हमारे पास वापस आएगा, तो कहीं ना कहीं हमें इससे लाभ होगा। रोजगार के अवसर बढ़ाती है। आप मुझे बताओ कि आज कहीं पर अनाउंस हो जाए कि यहाँ नौकरी बहुत मिलेगी, लेकिन नौकरी के बदले आपको मिलेगा चावल, नौकरी के बदले आपको मिलेगा कपड़ा, तो क्या आप वहां जॉब करना चाहोगे? शायद नहीं। लेकिन आज कहीं अनाउंस हो जाए कि यहाँ जॉब है और इसके बदले आपको महीने में 50,000 रुपए की सैलरी मिलेगी, तो आप जरूर जाओगे जॉब करने। तो ये रोजगार के अवसर भी, लोगों में इंटरेस्ट भी आता है, और हमारे पास अगर पैसा है तो हम लोगों को अपने पास काम पे रख सकते हैं। हम कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, हम कोई विद्यालय खोल सकते हैं, हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, हम किसी तरह का कोई शोरूम या मॉल खोल सकते हैं, वहां पे कई सारे लोगों को हम रोजगार भी दे सकते हैं। ठीक है, ये है मुद्रा का महत्व।
आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, ये आपने नाम बड़ा सुना होगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अच्छा, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ये देश का सबसे महत्वपूर्ण बैंक है। आप कहोगे मैम आप क्या कह रही हैं, अगर ये देश का सबसे महत्वपूर्ण बैंक है तो हमारा अकाउंट इसमें क्यों नहीं है? हमने कभी क्यों नहीं सुना कि हम अपना अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में खोलेंगे, हम अपने पैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करेंगे? ऐसा होता ही नहीं। ये क्यों नहीं होता? फिर ये महत्वपूर्ण बैंक कैसे है? क्योंकि बच्चों ये भारत का केंद्रीय बैंक है। क्या होता है केंद्रीय बैंक? इससे पहले कि मैं इसके डिफरेंट फीचर्स को, कार्यों को डिस्कस करूं, ये जानना बहुत जरूरी है कि रिजर्व बैंक किस तरह का बैंक है और हमारे देश में, हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे बैंकों के लिए क्या महत्व रखता है। बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है। किसका बैंक है? बैंकों का बैंक। कैसे भाई? तो आप मुझे बताओ, अगर आपको पता चले कि आपको अपने स्कूल में पिकनिक प्लान करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और हर बच्चे को 100 रुपीज देना है, पैसा कहां से लाओगे? क्या तुम अभी जॉब करते हो? नहीं करते। तो फिर आप किसके पास जाओगे? आप जाओगे अपने पेरेंट्स के पास, अपने घर के अर्निंग मेंबर के पास, उनसे लोगे, है ना? ठीक ऐसे ही, ऐसे में आपके बैंक कौन है? आपके पेरेंट्स आपके बैंक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक हमारे जो बाकी के बैंक है ना, उनका बैंक है। यानी कि जो पैसा आपको आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ रूरल बैंक मतलब कि आरआरबी जो है, ये सारे के पास से आप जो पैसा उठाते हो, जो लोन लेते हो, ये बैंक पैसा कहां से लाते हैं? क्या ये बैंक पैसा छापते हैं? नहीं। इन बैंकों के पास पैसा कहां से आता है? इन बैंकों को पैसा देती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की तरफ से इनके पास पैसा आता है। तो बच्चों, इसी आरबीआई के विषय में जानकारी लीजिए, पढ़िए, और आप देखते होंगे टीवी पे भी आता है आरबीआई की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन आए, आपके फोन में मैसेज भी आते होंगे आरबीआई की तरफ से, ये बात है, वो बात है। तो भाई जानो कि आरबीआई क्या है। और एक और चीज मैं मजेदार आपको दिखाती हूँ लेक्चर खत्म करने के पहले। ये देखो, ये हमारा नोट है। हर नोट पे बच्चों आपको दिखेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना? हर नोट पे तुमको दिखेगा भारतीय रिजर्व बैंक, और हर नोट पे तुम्हें यहां एक नोट दिखेगा जिसपे हस्ताक्षर होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के, है ना? तो जल्दी से निकालिए अपने बचत के पैसे, उनको निकालिए, उन पे देखिए भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है कि नहीं, उसको देखो कि उस पे गवर्नर के सिग्नेचर्स है कि नहीं, और ये भी देखो कि उस नोट पे एक निश्चित नंबर है कि नहीं। ठीक है? और इसके बारे में सोच के रखिए, मालूम करके रखिए, अगली क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। तो पैसे क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। बहुत धन्यवाद।